ऑल राइट, लेट्स बिगिन विद द क्लास। इंशाल्लाह आज का ऑब्जेक्टिव है कि वी आर गोइंग टू कवर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट फुली बट पार्शियली इंशाल्लाह, थोड़ा बहुत इंशाल्लाह हम इसको कवर करते हैं। याद रखें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के सवालात आई गेस 140 प्लस क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। अगर हम देखें तो जी बिल्कुल 142 क्वेश्चंस के अंदर हैं, और 142 क्वेश्चंस को कवर करने में भी ज़ाहिर सी बात है आप लोग को टाइम अच्छा खासा लगेगा, बट उसकी एक्सप्लेनेशन को भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये हमारे सिलेबस का आखिरी टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह है। सिलेबस में हमारे S1 में 5 टॉपिक्स थे, और S1 का जो चौथा टॉपिक था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, उसको हमने 3 कैटेगरीज में ब्रेक किया हुआ था। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, उसके बाद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सिलेबस का 14 टॉपिक तीनों कैटेगरीज कवर कर ली। अब हमारे सिलेबस का आखिरी टॉपिक है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स को मॉडल करता है। बाइनो डिस्ट्रीब्यूशन 3 है हमारे सिलेबस में, बाइनोमियल, ज्योमेट्रिक और नॉर्मल। बाइनोमियल और ज्योमेट्रिक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स को मॉडल करने वाली डिस्ट्रीब्यूशन है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल को मॉडल करने के लिए यूज होता है। अच्छा, एक्सप्लेनेशन थोड़ी थोड़ी करके इंशाल्लाह कोशिश करूंगा 2 से 3 क्लासेस में मुकम्मल कर लूँ, जिसके बाद आप सवालात करने की पोजीशन में आ जाएंगे और सवालात भरपूर तरीके से करेंगे। बट चीज़ों को सही तरीके से आपने इंशाल्लाह समझना है, ताकि आप जो है सवालात करने की पोजीशन में आ जाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड टू मॉडल कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स। इसके अगर 142 क्वेश्चंस होंगे तो आप देखेंगे कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो प्योरली बाइनोमियल होते हैं, उसमें कुछ स्पेसिफिक पार्ट नॉर्मल का होता है। उस सवाल प्रोबेबिलिटी के होते हैं, उसमें कुछ स्पेसिफिक पार्ट नॉर्मल का होता है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं जो प्रोबेबिलिटी के या बाइनोमियल के हैं, मतलब टॉपिक 3 या टॉपिक 4 के हैं, जो हमने सिलेबस का टॉपिक 3 पढ़ा, टॉपिक 4 पढ़ा था, लेकिन उसमें कुछ स्पेसिफिक पार्ट नॉर्मल से ताल्लुक रखने वाला, तो वो सवाल आपको नॉर्मल में कंपाइल हुआ हुआ नजर आएगा। आपको एक पार्ट भी अगर नॉर्मल से बिलोंग करता होगा तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टॉपिकल में कंपाइल हुआ हुआ नजर आएगा। और ये टॉपिक अगर आप सही से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं इंशाल्लाह, तो 10-15 सवाल करने के बाद आपका जब हाथ सेट होने लग जाएगा तो फिर आप देखेंगे कि सवाल का नेचर आपको रेपिटेटिव नजर आएगा। वैल्यूज बदलेंगी लेकिन तकरीबन केसेस में आप सवाल कर पाएंगे इंशाल्लाह। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इंशाल्लाह इस टॉपिक को जान मार के इस तरह से पढ़ाऊं कि ये आपके कदमों में आ जाए और आपके दिमाग में घुस जाए, ड्रिल हो जाए इंशाल्लाह, कि आपको फिर मुश्किल ना हो इस टॉपिक के सवालात करने में। पूरी कोशिश होगी, अल्लाह हमारी मदद करेंगे और आप लोग मेरा साथ देंगे फीडबैक देने में। जैसे जैसे मैं समझाता जाऊंगा फीडबैक मिलता जाएगा और मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स को मॉडल करती है। और बाजों का सवाल आता है ना पास पेपर के अंदर, उसमें हमसे पूछा जाता है बताओ ये हाइट ऑफ ए स्टूडेंट है, बताओ कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन इसको मॉडल करेगी। तो आप सोचें, हाइट कंटिन्यूस वेरिएबल है या डिस्क्रीट। और डिस्क्रीट वो होता है जो काउंटेबल होता है, मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, नंबर ऑफ कार्स ऑन अ रोड, जिसमें यूजुअली डेसिमल वैल्यूज नहीं होती। तो मैंने कहा था यूजुअली मैं इसलिए कहता हूँ कि बाजों का मिसाल है शू साइजेस हैं, किसी कंपनी के पास 7, 7.5 और 8 नंबर का शू साइज है, बट वो कंटिन्यूस में इसलिए शामिल नहीं होगा कि 7 से 7.5 के दरमियान शू साइज उसके पास नहीं। तो कंटिन्यूस वेरिएबल का उसूल ये होता है, इट कैन टेक एनी वैल्यू इन अ गिवन रेंज, मतलब अगर 1 से लेकर 10 तक की रेंज है तो उसमें हर वैल्यू ली जा सकती है, डेसिमल, होल नंबर, सब कुछ। तो हाइट इज नॉट अ डिस्क्रीट वेरिएबल, इट इज अ कंटिन्यूस वेरिएबल, इट इज अ मेजरेबल। हाइट मेजर की जाती है, हाइट काउंट नहीं की जाती, हाइट मेजर की जाती है। हर वो चीज जो मेजर की जाती है वो कंटिन्यूस में शामिल होती है। क्योंकि अगर मैं इंचेस में इसकी कैलकुलेशन करता हूँ, मिसाल है 60, 60.1, 60.2 इंचेस, 60.5 इंचेस, सब हो सकता है। 55 इंचेस, 55.5 इंचेस, 55.7 इंचेस, सब हो सकता है ना। तो ये कंटिन्यूस वेरिएबल हो जाता है। तो कंटिन्यूस वेरिएबल वो होते हैं जो मेजरेबल होते हैं। तो हाइट मेजरेबल है, बल्ब की लाइफ मेजरेबल है आर्स में अगर निकालते हैं, टेबल की लेंथ मेजरेबल है, एक ट्री की हाइट मेजरेबल है। तो मेजरेबल वेरिएबल्स जो होते हैं, जो वेरिएबल्स मेजर होते हैं, वो कंटिन्यूस कहलाते हैं, विच कैन टेक एनी वैल्यू इन अ गिवन रेंज। कोई ऐसी वैल्यूज नहीं होती स्पेसिफिक जो हम कहेंगे ये नहीं ली जा सकती। एवरी वैल्यू कैन बी टेकन विद इन अ पर्टिकुलर रेंज। अगर मुझे पता है कि हाइट जो है वो 0 से 100 इंच के दरमियान ही रहती है, इससे ज्यादा नहीं जाती, मैक्सिमम 100 है और लीस्ट 0 है, तो 0 से 100 के दरमियान कोई भी वैल्यू डेसिमल या होल नंबर जब ली जा सके, इसका मतलब हाइट एक कंटिन्यूस वेरिएबल है। इसी तरह लाइफ ऑफ अ बल्ब जो है वो मिनिमम जो है वो 0 आवर्स, मतलब चलते ही उड़ जाए फौरन से, लाइट का झटका आए, और मैक्सिमम उसकी 200 आवर्स भी हो सकती है, 500 आवर्स भी हो सकती है, जो भी होगी हम डिफाइन करेंगे उसके बाद। उसके दरमियान कोई भी वैल्यू ली जा सकती होगी। तो कंटिन्यूस वेरिएबल, वेरिएबल विच कैन टेक एनी वैल्यू इन अ गिवन, ये बात हमने पहले भी की थी, मैंने रिपीट कर दी। तो हाइट ऑफ ए स्टूडेंट, लाइफ स्पैन, लाइट लेंथ ऑफ अ बल्ब।
अच्छा, हर डिस्ट्रीब्यूशन के पेरीमीटर्स मैंने आपको बताए थे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो पेरीमीटर थे वो दो थे। एक पेरीमीटर का नाम था एन और एक पेरीमीटर का नाम था पी। एन फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स और पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में एक ही पेरीमीटर था एंड दैट वाज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, पी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी दो पेरीमीटर्स। एक पेरीमीटर जो है वो है म्यू, मीन, और एक है वेरिएंस। मैंने आपको कहा था ना कि फॉर्मूला शीट में भी उसने जो बाइनोमियल के फॉर्मूला लिखे हैं उसमें इसने मीन लिखा हुआ है, म्यू लिखा हुआ है। ये म्यू, ये सिंबल म्यू कहलाता है और ये सिग्मा स्क्वायर कहलाता है। ये जो सिर्फ स्क्वायर हटा के देखते हैं ना, इसको कहते हैं सिग्मा। सिग्मा कहते हैं, और सिग्मा के ऊपर स्क्वायर। तो सिग्मा इज यूज्ड फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सिग्मा स्क्वायर इज यूज्ड फॉर वेरिएंस। तो अगर हम सिर्फ सिग्मा की बात करते हैं, ये चीज कहलाती है सिग्मा। बोलने की हद तक है ये स्टैंडर्ड डेविएशन। है क्या चीज ये? दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन सिंबल सिग्मा का है। इसलिए ना ये जो सिग्मा है, ये जो सिंबल है, ये म्यू का सिंबल है। आई गेस इसी तरह लिखेंगे, लेकिन है ये क्या है? ये मीन। सही है। और ये जो सिग्मा स्क्वायर है, ये जो है ये सिग्मा स्क्वायर है, तो हम कहते हैं सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर का मतलब होता है वेरिएंस। दिस इज वेरिएंस। तो ये पूरे टॉपिक में ये नाम यूज हो रहे होंगे, तो इसलिए आपको कंफ्यूजन ना हो, मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया। तो ये म्यू है सिंबल, और ये है रिप्रेजेंट कर रहा है मीन को, और ये सिंबल सिग्मा स्क्वायर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएंस को। और जैसे हम बाइनोमियल में लिखते थे एक्स बिलोंग्स टू बाइनोमियल, कोई बी आई एन लिखा होता था, कहीं बी लिखा होता था। एक्स बिलोंग्स टू बी आई एन, कहीं एक्स बिलोंग्स टू बी। और जो ब्रैकेट में पहली वैल्यू होती थी वो एन की वैल्यू होती थी और दूसरी वाली पी की होती थी। एक्स बिलोंग्स टू ज्योमेट्रिक में जी ओ लिखा होता था और ब्रैकेट में ए की वैल्यू होती थी जो कि पी होती थी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। यहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू एन लिखा होता है नॉर्मली। नॉर्मल के लिए एन लिखा होता है, तो एक्स बिलोंग्स टू नॉर्मल। और ब्रैकेट में जो दो पेरीमीटर है उसमें पहली वाली वैल्यू जो है वो मीन की वैल्यू है और दूसरी वाली वैल्यू वेरिएंस की वैल्यू लिखा हुआ भी है। दिस इज द मीन एंड दिस इज म्यू रिप्रेजेंट्स मीन एंड सिग्मा स्क्वायर रिप्रेजेंट्स वेरिएंस। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में दो पेरीमीटर्स है, मीन एंड वेरिएंस। तो ब्रैकेट में जो पहली वैल्यू है वो वैल्यू ऑफ मीन है और जो दूसरी वैल्यू है वो वैल्यू ऑफ वेरिएंस है। अब द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट बता दूं। नॉर्मली जो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसमें जब हमें प्रोबेबिलिटीज निकालनी होती हैं, तो प्रोबेबिलिटीज निकालने के लिए हम किसी टेबल वगैरह का इस्तेमाल तो नहीं करते, हम कैलकुलेशन करते हैं खुद से ना। और हम हमें जो प्रोबेबिलिटीज निकालने का कहता है, तो हम अकॉर्डिंगली जो फॉर्मूला हमारे बाइनोमियल में ज्योमेट्रिक में सेट होते हैं उसको यूज करते हुए हम प्रोबेबिलिटीज निकाल लेते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रोबेबिलिटीज है ना, उसको निकालने के लिए हमें एक टेबल दिया जाता है जो कि आपकी फॉर्मूला शीट में मौजूद है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये टेबल कहा जाता है, जो स्टैंडर्डाइज वैल्यू z की बेसिस पर प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए यूज होता है। अब देखें, ये टेबल आप यूज करना मैं सिखाऊंगा। अब इसे आइडिया दे रहा हूँ कि फॉर्मूला शीट में ये जो सेकंड पेज है आपका, कि दरअसल आपके इस टॉपिक में यूटिलाइज होना है। अभी तो मैं आपको आइडिया दे रहा था। अच्छा, अब बताने का मकसद मैं कॉन्सेप्ट क्या दे रहा हूँ, मैं दोबारा दोहराता हूँ। मैं कहता हूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटीज निकालने के लिए आप डायरेक्ट प्रोबेबिलिटीज नहीं निकाल सकते जब तक कि आप जो है वो उस टेबल का इस्तेमाल ना करें। उस टेबल का इस्तेमाल करने के लिए आपने स्टैंडर्डाइजेशन करनी होगी, क्योंकि टेबल तो एक है, और एक ही टेबल जब अब तमाम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज हो रहा है, इसका मतलब यह है कि कोई स्टैंडर्डाइजेशन तो होनी पड़ेगी ना, करनी पड़ेगी स्टैंडर्डाइजेशन। मतलब क्या मैं कहना चाह रहा हूँ भाई, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक सवाल आता है जिसमें लेंथ ऑफ अ टेबल की बात हो रही है। अब लेंथ ऑफ अ टेबल की बात हो रही है और लेंथ मैक्सिमम समझ लें आप, मैक्सिमम 50 मीटर्स का टेबल है, या 10 मीटर्स का टेबल है, या 20 मीटर्स का है, मैं 50 मीटर्स मान लेता हूँ, मैक्सिमम 50 मीटर्स का टेबल हो सकता है।
अब 50 मीटर्स तो छोटी छोटी वैल्यूज। अच्छा, अब इसमें वेट्स की अगर हम बात करें, मासेस की बात करें ऑफ एलिफेंट्स, मासेस एंड एलिफेंट्स वाला सवाल आ गया, इट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब वो तो हजारों में भी आपका मास केजी में जाएगा, तो कुछ वेरिएबल्स ऐसे होंगे जिसमें हजारों में वैल्यूज होंगी, कुछ वेरिएबल ऐसे होंगे जिसमें 100 से भी कम होंगी, कुछ वैल्यूज ऐसी होंगी, कुछ वेरिएबल्स ऐसे होंगे जो हंड्रेड्स में वैल्यूज लेंगे, थाउजेंड्स में लेंगे, कुछ थाउजेंड्स में लेंगे, कुछ हंड्रेड्स में लेंगे, कुछ हंड्रेड्स में भी नहीं बल्कि उससे भी कम लेंगे। तो ये वेरिएबल के नेचर पे डिपेंड करता है कि वो वेरिएबल क्या है। अब मुख्तलिफ वेरिएबल्स जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे तो कुछ की वैल्यूज हंड्रेड से कम होंगी, कुछ की हंड्रेड्स में होंगी और कुछ की थाउजेंड्स में होंगी। अब इतनी मुख्तलिफ वैल्यूज आपके पास दी हुई हों और एक ही टेबल उन तमाम वैल्यूज के लिए सफिशिएंट हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? कि टेबल में क्या 0 से लेकर 5000 तक वैल्यू रीड करने की इजाजत होगी? इतना बड़ा टेबल होगा? नहीं भाई, तो पेजेस के पेजेस भर जाएंगे, टेबल कहाँ से बनाओगे इतना बड़ा? तो अब जब एक टेबल है जो स्टैंडर्ड टेबल है, इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहा जाता है, जी टेबल कहा जाता है, जेड टेबल कहा जाता है, तो यकीनन उस टेबल से प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जेड की वैल्यू चाहिए होगी। अब जैसे तमाम डिस्ट्रीब्यूशन में हम एक्स को कह रहे होते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू नॉर्मल, एक्स बिलोंग्स टू बाइनॉर्मल, एक्स बिलोंग्स टू ज्योमेट्री, हर जगह हम एक्स कह रहे होते हैं। तो नॉर्मल में हम कहते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू नॉर्मल है, तो अगर हाइट है तो उसके लिए भी एक्स यूज कर रहे होते हैं, वेट है तो उसके लिए भी एक्स यूज कर रहे होते हैं। तो हमें करना यह है कि एक्स की वैल्यू के बेसिस पर हम प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो कभी कम है कभी ज्यादा है। हमें एक्स की वैल्यू को यूज करते हुए जेड की वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि मुख्तलिफ वेरिएबल्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ वेरिएबल्स की मुख्तलिफ वैल्यूज होंगी, तो मैं हर दफ़ा उनकी वैल्यूज को देखते हुए प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकता जब तक कि मैं उस वैल्यूज को स्टैंडर्डाइज ना करूं। तो ये जो वैल्यू ऑफ एक्स को वैल्यू ऑफ जेड में कन्वर्ट करने का टास्क है ना, इसको कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। मैं कहूंगा, मेरी आदत होगी, मैं हमेशा बार बार कहूंगा स्टैंडर्डाइज। क्या करना है भाई? स्टैंडर्डाइज करना है। जब भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी निकालोगे, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले z निकालोगे। इसका मतलब x को z में कन्वर्ट करोगे। x को z में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। क्योंकि तमाम किस्म के वेरिएबल्स के लिए एक टेबल यूज करना है, तो कोई स्टैंडर्डाइजेशन का क्राइटेरिया बनाना होगा। और वो स्टैंडर्डाइजेशन का जो क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया का जो फॉर्मूला है वो है एक्स माइनस मीन अपॉन सिग्मा, एक्स माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके थ्रू एक्स की वैल्यू जेड में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर जेड की वैल्यू को जेड स्कोर्स भी कहा जाता है। और इन जेड स्कोर्स को जेड टेबल में जाके पढ़ते हैं तो प्रोबेबिलिटी का पता चल जाता। तो पता चला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जब प्रोबेबिलिटीज की कैलकुलेशन करनी होगी तो मैं पहले स्टैंडर्डाइजेशन करूंगा। स्टैंडर्डाइजेशन के लिए फॉर्मूला होगा एक्स माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। और जब ये स्टैंडर्डाइज होके जेड आ जाएगा, तो जेड को मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो जी टेबल है उसमें उस जेड की वैल्यू को पढ़ूंगा और वहां से प्रोबेबिलिटी निकालूंगा। जेड की वैल्यू कैसे पढ़ी जाती है, उससे प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। जल्दी ना करें, बताऊंगा इंशाल्लाह हर बात, बट हर चीज स्टेप बाय स्टेप होगी, राइट मौके पर आपको हर बात बताई जाएगी। तो अब तक जो हमने सीखा वो क्या था? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में दो पैरामीटर्स होते हैं। अगर x बिलोंग्स टू नॉर्मल है और ब्रैकेट में दो वैल्यूज लिखी हैं, तो पहली वैल्यू मीन की वैल्यू होती है और दूसरी वैल्यू वेरिएंस की वैल्यू होती है। जो दो पैरामीटर्स हैं उसमें एक है म्यू और एक है सिग्मा स्क्वायर। म्यू इज बेसिकली मीन एंड सिग्मा स्क्वायर इज द वेरिएंस। Two parameters, mean and variance. But whenever we have to find the probabilities in normal distribution, it is always essential and mandatory for us to standardize and obtain the value z. Once we have obtained the standardized value z, then we can use that value of z to find the probability using the z table that will be given by the examiner through a formula sheet which is called MF19. MF19 फार्मूला शीट आपको दी जाएगी, उसमें प्योर के, मैकेनिक्स के, स्टैट्स के सबके फार्मूलाज होते हैं। आप ढूंढ लीजिएगा कि स्टैट्स के पोर्शन में जो सेकंड पेज है वो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जेड टेबल होता है। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है, द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो कॉल्ड द जेड डिस्ट्रीब्यूशन is a special normal distribution where the mean is 0 and the standard deviation is 1. अच्छा, x जो है
जब ये नॉर्मल से बिलोंग करता है तो इसके दो पैरामीटर्स होते हैं, मीन और वेरिएंस। ब्रैकेट में पहली वैल्यू मीन की है और दूसरी वाली वेरिएंस की है। जब z नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग करता है, z इज द स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, और z डिस्ट्रीब्यूशन भी कहलाती है ये चीज। तो z की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, z बिलोंग्स टू नॉर्मल ही होगा, जाहिर सी बात है, जब x बिलोंग्स टू नॉर्मल था तो। लेकिन याद रखें, z बिलोंग्स टू नॉर्मल में मीन हमेशा 0 होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा 1 होगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यू z बिलोंग करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से और मीन आपका 0 होगा। अभी जब मैं ग्राफ्स आपको बनाना सिखाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि बेल बेल शेप ग्राफ होता है इसका, और बेल शेप ग्राफ में x का जो ग्राफ होता है और जो z का ग्राफ होता है, x के ग्राफ में बीच में मीन आता है और z के ग्राफ में बीच में 0 आता है। जहाँ मीन आता है वहीं 0 आ जाता है। ये हम सीखेंगे भी कि अगर x की वैल्यू मीन के बराबर हो जाती है तो मीन माइनस मीन अपॉन सिग्मा से आंसर z का 0 आ जाएगा, इसीलिए मीन की जगह पे यहाँ पर 0 लिखा हुआ है। तो z का जो मीन है दैट इज 0, और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस का जो मीन मीडियन मोड होता है वो बीच में लाया करता है। इस बारे में मैं अभी पहले भी बात कर चुका हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में, अभी हम फिर इस पर बात करता हूँ इंशाल्लाह। स्टेप बाय स्टेप जाते हैं हम, सही है, चीज़ों को मिक्स नहीं करते। अभी मैंने आपको जो बताया, बहुत कुछ बताया, लेकिन चंद बातें मैं डिटेल में आगे बताने जा रहा हूँ। समरी क्या थी? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स को मॉडल करती है। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स वो होते हैं जिसमें जो मेजरेबल होते हैं, जिसमें डेसिमल वैल्यूज दी जा सकती हैं। इट कैन टेक एनी वैल्यू इन अ गिवन रेंज। दो पैरामीटर्स है, मीन और वेरिएंस। स्टैंडर्डाइज करके z में दाखिल हो गए, z को कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके जो पैरामीटर्स हैं वो मीन और वेरिएंस ही हैं। लेकिन मीन भी 0 है, स्टैंडर्ड डिवीजन भी स्टैंडर्ड डिवीजन 1 है, तो वेरिएंस भी 1 होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर वेरिएंस होता है तो वेरिएंस भी 1 होगा, तो इट्स 0,1। ये हम कहीं यूज होते हुए हमने देखा नहीं है कि ये यूज हो रहा हो, तो बस ये नॉलेज वाइज हमें पता होना चाहिए कि अगर x बिलोंग्स टू नॉर्मल मीन कॉमा वेरिएंस है तो z बिलोंग्स टू नॉर्मल 0,1 है, बिकॉज मीन इज 0 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द वेरिएंस इज 1। z is called the standardized value। x कुछ भी हो सकता है, हजारों में भी हो सकता है, 100 में भी हो सकता है, 100 से कम में भी हो सकता है, लेकिन z की जब हम x को z में कन्वर्ट करेंगे तो इसको, इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, और जो z की वैल्यू आती है उसको हम कहते हैं स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू। ये स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू स्टैंडर्डाइज्ड टेबल में जाके रीड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी का पता चल जाएगा। तो एनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी स्टैंडर्डाइज्ड एंड दिस इज द टास्क दैट वी ऑलवेज हैव टू डू। जब भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल होगा तो मैं पहले ही ये कहूंगा कि पहले सवाल पढ़ के ये अंदाजा लगाओ किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एक्स की किस वैल्यू की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एक्स ग्रेटर देन 200 है, एक्स ग्रेटर देन 5000 है, क्या है? और फिर मैं कहूंगा कि अब ये एक्स ग्रेटर देन को आप जेड ग्रेटर देन में कन्वर्ट कर दो यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। तो any normal distribution can be standardized by converting its values into z-scores। तो x की वैल्यू को z में कन्वर्ट करना, इसको कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। ये z स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू है, और इनको z स्कोर्स भी कहा जाता है कि x को z स्कोर्स में कन्वर्ट कर लो। x को स्टैंडर्डाइज कर लो मतलब x को z स्कोर्स में, z स्कोर्स में कन्वर्ट कर लो। z scores tells us how many standard deviations from the mean each value lies। अब ये कॉन्सेप्चुअली फॉर्मूला के मुताबिक क्या बात है, ये आगे भी कहीं यूज होगी, मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, बट वो वक्त से पहले नहीं, जरूरत से ज्यादा नहीं। बच्चे कुछ वक्त से पहले सवाल पूछते हैं तो मैं कहता हूँ बेटा वक्त से पहले और जरूरत से ज्यादा सवाल नहीं पूछते। तो वक्त से पहले भी सवाल नहीं अपना पूछें और जरूरत से ज्यादा भी ना पूछें। इंशाल्लाह मौके की मुनासबत से हर बात मैं आपको खुद ही कम्युनिकेट कर दूंगा इंशाल्लाह। तो Z scores tells us how many standard deviations from the mean each value lies। Z scores ये बताती है कि मीन से जो x की पर्टिकुलर वैल्यू है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो कितना डेविएशंस, कितने स्टैंडर्ड डेविएशंस के फासले पर है। अब मैं इसकी मिसाल देता हूँ, मिसाल ये है कि अगर आपका जो मीन है वो है 10 और आपकी x की वैल्यू है 16, सही है? मीन 10 है और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है, सिग्मा स्क्वायर दिया हुआ होगा, वेरिएंस 9, तो आपने सिग्मा निकाल लिया, मिसाल है 3। हो सकता है कभी सिग्मा भी दिया होता डायरेक्ट, और आपकी एक्स की वैल्यू 16 है। अब मेरा सवाल ये है कि डेविएशन का कॉन्सेप्ट क्या बताया था? स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट हमने टॉपिक 1 रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में पढ़ा था। डेविएशन क्या होती है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन?
यहाँ मैं पूछूं डेविएशन कितनी है डेविएशन बच्चों? डेविएशन क्या होती है, क्या बताया था? हर वैल्यू का मीन से कितना फासला है ना? एग्जैक्टली, हाउ मच द वैल्यूज आर स्प्रेड फ्रॉम द मीन। जबरदस्त, शाबाश हसन। तो एक्स की वैल्यू 16 है, तो एक्स की वैल्यू मीन से कितने फासले पर है? 6 के फासले पर। इसका मतलब एक्स की वैल्यू जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे, अच्छा एक्स, चलिए ये मैं आस्ते आस्ते आता हूँ कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में किसी स्पेसिफिक वैल्यू की प्रोबेबिलिटी नहीं होती बल्कि स्पेसिफिक रीजन की होती है। खैर अभी मैं वैल्यू पे आ रहा हूँ। अगर एक्स की वैल्यू 16 है मिसाल, तो एक्स की वैल्यू जो है वो कितनी डेविएशन पर है? 6 की डेविएशन पर है, सही। अच्छा मैं कहूँ एक्स की वैल्यू कितने स्टैंडर्ड डेविएशन के फासले पर है? आपका एक स्टैंडर्ड है कि भाई जब 3 की डेविएशन होती है ना, 3 की डेविएशन होती है ना, किसी वैल्यू की डेविएशन 3 होती है ना मीन से, तो मैं कहता हूँ कि एक स्टैंडर्ड डेविएशन का फासला, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 3। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 3 डीवीएस का क्या मतलब है कि 1 स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 3। तब मैं आपसे पूछूं कि ये डेविएशन जो 6 है, ये मीन से एक्स की जो वैल्यू है 16, उसकी मीन से कितनी डेविएशन है? मैं पूछ रहा हूँ डेविएशन कितनी है, तो आप बोलेंगे 6। मैं कहूंगा एक्स की वैल्यू मीन से कितने फासले पर है, आप कहेंगे 6 के फासले पर। अब मैं कहूंगा एक्स की वैल्यू मीन से कितने स्टैंडर्ड डेविएशन के फासले पर है, तो इसका क्या जवाब होगा? वेरी गुड हसन, शाबाश। 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के फासले पर है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, वेरी गुड अब्दुल रहमान, एक स्टैंडर्ड डेविएशन 3 के बराबर। तो अगर डेविएशन 6 है, इसका मतलब 2 गुना है। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि ये जो डेविएशन 6 है, ये दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन। ये गिवन था ना, मीन की वैल्यू भी सवाल में गिवन थी। मिसाल है, अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सवाल में गिवन है, मीन भी गिवन है और सिग्मा भी गिवन है, और एक्स की वैल्यू जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यस, दिस इज गिवन, दिस इज गिवन, एंड वी आर टोल्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफिक, we are told to find the probability of a specific region and the value of x is 16. So अगर मुझे x की वैल्यू की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो मुझे देखना होगा कि x की वैल्यू मीन से कितने फासले पर है। तो होता यह है कि जब हम डिफरेंस लेके आते हैं तो हमें डेविएशन का पता चल जाता है, और हमें पता है कि एक स्टैंडर्ड डेविएशन 3 के बराबर है। तो ये जो डेविएशन ऑफ 6 है, ये कितने स्टैंडर्ड डेविएशन हुई? हमें पता चल गया कि ये 2 स्टैंडर्ड डेविएशन हो गई। अगर डेविएशन, अगर मुझे पता है कि सिग्मा मेरा 3 है, और अगर मेरी डेविएशन 6 है, इसका मतलब ये 2 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन। याद रखें, जितने गुना जो डेविएशन, जितने स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन होती है ना, वो ही जेड की वैल्यू होती है। जेड इज गोइंग टू बी 2। यही बात देखिए, जेड स्कोर्स टेल्स अस हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशंस फ्रॉम द मीन ईच वैल्यू लाइज। जेड स्कोर्स टेल्स अस हर वैल्यू का मीन से कितना फासला है, उसको कहते हैं डेविएशन फ्रॉम द मीन। डेविएशन फ्रॉम द मीन कहलाती है वो चीज। एक्स का मीन से जो फासला है उसको कहते हैं डेविएशन फ्रॉम द मीन, और जेड स्कोर्स बताते हैं कितने स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन। तो अगर डेविएशन फ्रॉम द मीन 6 है, तो कितने स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन है? 2 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन। तो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन का मतलब है जेड की वैल्यू 2 होगी। अच्छा, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जेड का फॉर्मूला बना हुआ है, तो एक्स माइनस मीन अपॉन सिग्मा। अब एक्स माइनस मीन क्या है भाई? एक्स माइनस मीन इज द डेविएशन। एक्स माइनस मीन है डेविएशन, इस एक्स की वैल्यू की मीन से डेविएशन कितनी है। और डेविएशन को जब मैं सिग्मा से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि कितने स्टैंडर्ड डेविएशन की डेविएशन, डेविएशन कितने स्टैंडर्ड डेविएशन की है। हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन द वैल्यू ऑफ एक्स। तो अब यही तो मैंने किया था, डेविएशन को जब मैंने, देखिए मैंने एक्स माइनस मीन किया जो आपको न्यूमरेटर नजर आ रहा है, तो डेविएशन आ गई 6। और डेविएशन को जब मैंने सिग्मा से डिवाइड किया, 6 को जब मैंने 3 से डिवाइड किया, तो 6/3 से 2 आ गया, और ये 2 जेड की वैल्यू थी। तो ये जब डेविएशन को सिग्मा से डिवाइड किया तो आया क्या? तो डेविएशन जब सिग्मा से डिवाइड किया तो पता चला कि डेविएशन कितने स्टैंडर्ड डेविएशन की है? 2 स्टैंडर्ड डेविएशन की डेविएशन है। 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर डेविएशन, और जितने स्टैंडर्ड डेविएशन की डेविएशन होती है, वही जेड की वैल्यू होती है।
जितने स्टैंडर्ड डेविएशंस के बराबर होती है डेविएशन, वही मेरी z की वैल्यू बनती है, बिकॉज z scores tells us how many standard deviations from the mean each value lies. So first we find the deviation from the mean, and when we standardize, when we divide by sigma, we find out number of standard deviations from the mean, and that is called z scores. फॉर्मूला z का इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए बना. The standardized value z is calculated using the value of the variable x using the following formula. जाहिर सी बात है, z निकालने के लिए x की वैल्यू चाहिए होती है, x की वैल्यू को यूज करते हुए z निकलता है, तो x की वैल्यू में से मीन माइनस करके हमें पहले डेविएशन का पता लग जाता है, और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करके नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का पता चल जाता है, और नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वही z की वैल्यू होती है. Converting a normal distribution into a z distribution allows us to calculate the probability of certain values. क्यों करते हैं हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन x से z में कन्वर्ट क्यों करते हैं? ताकि हमारी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हो सके. ये बात मैंने आपको बता दी थी. This allows us to calculate the probability of certain values occurring and to compare different data sets. अब मुख्तलिफ डाटा सेट्स हैं, एक डाटा सेट हजारों में वैल्यूज ले रहा है, एक डाटा सेट हंड्रेड्स में वैल्यूज ले रहा है, तो दोनों को कंपेरेबल कैसे बनाएं? तो कंपेरेबल बनाने के लिए वी हैव टू स्टैंडर्डाइज बोथ, फिर वो कंपेरेबल है. बगैर स्टैंडर्डाइज किए वो कंपेरेबल नहीं. तो दिस अलाउज अस, द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन अलाउज अस टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन वैल्यूज अकरिंग एंड अलाउज अस टू कंपेयर वन डाटा सेट विद अनदर. यूजिंग द z स्कोर वी कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी यूजिंग द z टेबल. और ये जो मैंने आपको टेबल दिखाया था कि फॉर्मूला शीट में गिवन होता है, उसी को z टेबल कहा जाता है. मुझे बताएं, ये जो इंट्रोडक्शन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, क्या ये सबको समझ आया? आर वी ऑल क्लियर विद द इंट्रोडक्शन? What is the purpose, what kind of a distribution the normal distribution is, for which kinds of variables it is used as a model, and the normal methodology is that whenever we are dealing with a normal distribution question, we always have to standardize. चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक बात क्लियर है, लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली हमें क्लियर है, सब कुछ सही है. अच्छा जी, अब हम आते हैं एग्जाम्पल पे. अब मिसाल है, अच्छा मैं एक बात आपको और बताता चलूँ. चलो इस एग्जाम्पल की बात बताता हूँ, बल्कि पहले बता देता हूँ. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम किसी स्पेसिफिक वैल्यू की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालते, बल्कि हम रीजन की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम रीजन की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन. अभी हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बेल शेप्ड ग्राफ देखेंगे, तो हम देखेंगे कि जब भी हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से प्रोबेबिलिटी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में निकालनी होती है ना, तो हम किसी रीजन की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. क्या करते हैं? किसी, मुझे ऐसा लग रहा था ई क्लियर नहीं है, इसलिए मैंने इसको मिटा दिया. तो हम किसी रीजन की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. सही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पेसिफिक रीजन निकालते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर. इसीलिए आप देखेंगे कि आपको कहेगा एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसी तरह करके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी निकालने को कहता है. किसी स्पेसिफिक वैल्यू की नहीं कहता. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इक्वल्स टू 230, ये नहीं कहता. अब देखिए, जो है वो एक किस्म का सवाल है जो आता है, जिसके अंदर वो मुझे स्पेसिफिक वैल्यू देता है, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है. तो वो स्पेसिफिक वैल्यू की प्रोबेबिलिटी तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में निकल नहीं सकती, क्योंकि हम सर ने तो आपको बताया, मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा एक रीजन की प्रोबेबिलिटी निकलेगी. इसीलिए लेस देन इक्वल्स टू एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 230 निकालो, या प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 230 निकालो. एक बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 230 निकालना हो, लेस देन इक्वल्स टू 230 निकालना हो, या लेस देन 230 निकालना हो, एक ही बात. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 230. तो रीजन की प्रोबेबिलिटी निकलती है, लिहाजा इक्वल्स टू हो या ना हो, एक्स को हम जेड में कन्वर्ट तो करेंगे, बट जेड लेस देन इक्वल्स टू हो या जेड लेस देन हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्पेसिफिक वैल्यू की प्रोबेबिलिटी नहीं निकलती. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक रीजन की प्रोबेबिलिटी निकलती है.
अच्छा, इसके साथ एक बात मैं और बताता चलूं कि एक दो बहुत चंद इक्का दुक्का सवाल मेरे जहन में है, उसके मैं इनफैक्ट आपको अल्फाज भी बताता हूँ। अभी एक स्टूडेंट ने मुझे सवाल भेजा था, उससे पूछ रहा था वो, तो मैं आपको वो वर्डिंग्स भी बताता हूँ। हाँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली चोजन वैल्यू ऑफ एक्स इज 34 सेंटीमीटर लॉन्ग, 34 सेंटीमीटर करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर। अब वो मुझे कह रहे हैं एक्स इज 34, ये आपके टॉपिकल का ना क्वेश्चन 29 है इनफैक्ट। उसके अंदर आपको कह रहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 34 निकालो। अब बच्चा बोलते सर ने तो कहा था रीजन की रोटी होती है, ये एक्स इक्वल टू 34 की कैसे होगी? तो आगे कहने लगा द वैल्यू ऑफ एक्स इज 34 करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। मैंने कहा ये बात मैं केटर कर दूं बिल्कुल, ताकि आपके जहन में रह जाए और ये आप कभी भूले ना। थोड़ा सा एक काम ये भी करता हूँ कि इसको मैं रिसाइज करता हूँ ताकि हमारी जगह बड़ी हो जाए। सही है, टेक्नोलॉजी का भरपूर फायदा उठाना चाहिए। अच्छा, अब देखें, तो आपने कहा कि भाई एक बात सर हमें समझ आ रही है, वो ये कि आप ये कह रहे हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी किसी स्पेसिफिक वैल्यू की नहीं होती, रीजन की होती है। और इसी वजह से आप ये भी कह रहे हैं कि एक्स लेस देन 230 की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो या लेस देन इक्वल टू 230 की निकालनी हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 230 इंक्लूसिव है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रीजन सेम ही होगा। लिहाजा प्रोबेबिलिटी दोनों केसेस में सेम होगी। जो इनइक्वालिटी गिवन होगी हम फॉलो उसी को करेंगे, बट लेस देन इक्वल्स टू हो या लेस देन हो या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो ग्रेटर देन हो, फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी सेम आएगी, क्योंकि रीजन की निकलती है। अभी मैं सिखाऊंगा कैसे। लेकिन एक सवाल क्वेश्चन 29, ऐसे मुझे इक्का दुक्का सवाल ही जहन में होंगे, इससे ज्यादा मेरे जहन में नहीं है, लेकिन कभी आता है, कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स 34 करेक्ट गिवन दैट द वैल्यू इज 34 इज करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। अब बताने का मकसद ये है कि अब स्पेसिफिक वैल्यू की तो प्रोबेबिलिटी निकलती ही नहीं है, रीजन की निकलती है, रीजन तो नहीं है। तो जब भी इक्वल्स टू के साथ देता है ना, तो फिर लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर का मतलब क्या है? ये कॉन्सेप्ट है लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी का, लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी, लोअर बाउंड अपर बाउंड, लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। अगर आपको याद है ओ लेवल्स में, आईजीसीएसई में, तो अगर एक्स की वैल्यू 34 है, इसका क्या मतलब है? एक्स की वैल्यू 34 का क्या मतलब है पता है? इसका मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू 33.5 से 34.5 तक है। क्यों? नियरेस्ट सेंटीमीटर का मतलब होता है गिवन एक्यूरेसी 1 है, तो आपको सिखाया जाता है कि जो गिवन एक्यूरेसी होती है उसको डिवाइडेड बाय 2 करके, डिवाइड बाय 2 करके 0.5 आ गया। अच्छा, करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 सेंटीमीटर होता तो डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 2 करके 5 आता, फिर 5 को सब्ट्रैक्ट करते तो लोअर लोअर बाउंड आता और ऐड करते तो अपर बाउंड आता। यहाँ क्योंकि 1 है तो 1 को डिवाइड बाय 2 करके 0.5 आया, सब्ट्रैक्ट किया तो लोअर बाउंड, ऐड किया तो अपर बाउंड। लिहाजा जब मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, तब मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा कि दैट एक्स लाइज बिटवीन 33.5 टू 34.5। और एक बात हमने और सीखी थी कि अपर बाउंड जो है वो एक्सक्लूसिव होता है और लोअर बाउंड इंक्लूसिव होता है। लिहाजा अभी ये सवाल तो बहुत दूर है आपसे, क्वेश्चन 29, बट एक चीज ऐसी है जो कि रह जाएगी ना, तो फिर आपको सवाल करते करते मुश्किल हो सकती है। तो मेरे जहन में ये आ गया एक्सप्लेनेशन के दौरान, इसलिए मैंने कहा इसको बता दूं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी हमेशा एक रीजन की होती है, लेकिन अगर स्पेसिफिक वैल्यू है भी तो वहां पर करेक्ट टू द नियरेस्ट एक्यूरेसी लिखी होगी, और जो भी गिवन एक्यूरेसी होगी उसको आप डिवाइड बाय 2 करके एक वैल्यू निकालेंगे। उस वैल्यू को आप माइनस करेंगे गिवन वैल्यू में तो लोअर बाउंड आ जाएगा, ऐड करेंगे तो अपर बाउंड आ जाएगा। और एक्स की वैल्यू उस लोअर बाउंड से अपर बाउंड के दरमियान लाई कर रही है, जिसमें अपर बाउंड जो है वो एक्सक्लूसिव है, मतलब इक्वल्स टू नहीं है, क्योंकि 34.5 राउंड ऑफ होकर 35 बनता है, 34 नहीं। 34.5 से कम कब, और 33.5 या उससे ज्यादा। तो दरअसल आपको अब इस पर्टिकुलर रेंज में प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो अब ये रीजन बन गया। नाउ दिस हैज बिकम अ रीजन। फिर जब इसको जेड में आप कन्वर्ट करोगे तो 33.5 को भी स्टैंडर्डाइज करोगे और 34.5 को भी स्टैंडर्डाइज करोगे, तो जेड की दो वैल्यूज के दरमियान आपको प्रोबेबिलिटी ढूंढनी होगी, जो कि आप बहुत आसानी से ढूंढ सकते हो, जो कि अभी हम अच्छी तरह से तफसील से सीखेंगे कि अगर जेड की एक वैल्यू है तो कैसे निकालेंगे, दो है तो कैसे निकालेंगे, पॉजिटिव है तो कैसे निकालेंगे, नेगेटिव है तो कैसे निकालेंगे। ये सारी बातें हमें आपसे सुकून से डिस्कस करनी है। सही है, लेकिन हम
वक्त के साथ साथ करेंगे, स्लोली एंड ग्रेजुअली, हर चीज एक ही क्लास में नहीं कर सकते। कोशिश करेंगे कि हम काफी सारा हिस्सा जो एक्सप्लेनेशन का है वो आपको नेक्स्ट क्लास तक कवर कर दें, ताकि आप सवाल करने की पोजीशन में आ जाएं इंशाल्लाह। तो अभी फिल वक्त मैं आपको जो बता रहा था वो आप गौर से सुन सकते हैं इंशाल्लाह। तो सबसे पहली बात जो मैं कह रहा था वो क्या है जी, सबसे पहली बात जो मैं कह रहा हूँ वो ये है कि आपको रीजन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, स्पेसिफिक वैल्यू की नहीं निकालनी। स्पेसिफिक वैल्यू अगर होगी तो फिर एक्यूरेसी डिफाइंड होगी और आप इसको इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करके रीजन की निकाल लेंगे। सही है, ये बात आपको काम आएगी। अच्छा, अब हम आ रहे थे कि सर जब भी प्रोबेबिलिटी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में निकालनी होगा तो आपने कहा था कि हमेशा स्टैंडर्डाइज करना, तो सर करके भी तो बताए ना। अब मिसाल एक सवाल है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 230 गिवन दैट एक्स बिलोंग्स टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रैकेट में पैरामीटर्स दिए हुए, मीन 205 एंड वेरिएंस इज 20 स्क्वायर। अच्छा, वेरिएंस 400 भी क्या लिख सकता था, बट ये भी एक स्टाइल होता है, कभी वो 20 स्क्वायर करके लिखता है ताकि बच्चे को कैलकुलेटर उठाने की भी जरूरत ना पड़े, देखते ही उसको नजर आ जाए कि उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। क्योंकि एक्स की वैल्यू से जेड निकालने के लिए जो स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं उसमें हम डिनोमिनेटर में स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं, विच इज इन दिस केस इज 20। तो अगर 400 वो लिखा होता उसने तो मैं रूट ऑफ 400 कर लेता तो 20 आ जाता, तो 20 ले लेता डिनोमिनेटर में। आई कुड हैव डन दिस, बट उसने आसानी के लिए 20 स्क्वायर भी वो कभी कभार देता है, उसकी मर्जी है, 400 भी दे सकता है। तो लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 230 के लिए मुझे सबसे पहले याद रखें, जब भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी, whenever I have to find the probability, I always have to standardize. स्टैंडर्डाइजेशन के लिए फॉर्मूला होता है एक्स माइनस मीन अपॉन सिग्मा, एक्स माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। बट याद रखें जो इनइक्वालिटी एक्स की होती है वही जेड की रहती है। तो एक्स की जगह मैंने जेड लिखा, स्टैंडर्डाइज किया, इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल्स टू थी, लेस देन इक्वल्स टू ही रही। और फिर जो है जब स्टैंडर्डाइज करने लगा तो एक्स की वैल्यू जो कि 230 थी वो पहले लिखी फॉर्मूला के मुताबिक, माइनस किया उसमें से मीन जो कि 205 है, और डिवाइड उसमें कर दिया सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज 20। तो फॉर्मूला हो गया एक्स माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 230 माइनस 205 अपॉन 20, और एक्स की जगह लिख दिया जेड, और इनइक्वालिटी जो भी थी एज इट इज कॉपी कर। तो एक्स लेस देन इक्वल टू बन गया जेड लेस देन इक्वल टू, और फिर हमने एक्स माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन से z की वैल्यू निकाली। अब हम निकालें 230 माइनस 205 डिवाइड बाई 20, तो आपको पता चल गया कि x की जो वैल्यू 230 है वो मीन से कितने डेविएशन पर है। वो मीन से 1 पॉइंट, वो मीन से डेविएशन तो उसकी 25 है, बट उसकी मीन से 1.25 स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर डेविएशन। इट इज 1.25 स्टैंड, द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस फ्रॉम द मीन इज 1.25, दैट इज व्हाई द वैल्यू ऑफ z इज 1.25। बट मैंने कहा था कि x इक्वल्स टू की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी होती, रीजन की निकालनी होती है, और इक्वल्स टू अगर आएगा भी तो फिर वो इस तरह से आएगा, लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी की तरह, जिसको आप इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ जब x लेस देन इक्वल्स टू था आपने z लेस देन इक्वल्स टू कर दिया। ये भी मैंने बता दिया कि लेस देन होता है या लेस देन इक्वल्स टू होता है एक ही बात होती, क्योंकि रीजन सेम होगा। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन इक्वल्स टू 1.25 निकाल। अच्छा, अभी के लिए ना z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1.25 होता तो क्या करते, लेस देन इक्वल्स टू होता तो क्या करते, ये क्या फर्क है ये हम आगे, मैं आपको बेल शेप ग्राफ पर जब ले जाऊंगा तो मैं आपको ये बात समझाऊंगा इंशाल्लाह। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लेंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लेना जरूरी है कि अगर आपके पास z की वैल्यू आ जाए तो आप प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। तो अभी के लिए आप इनइक्वालिटी को छोड़ दें, z की जो भी वैल्यू है उसको पढ़ना सीख लें, कि z की वैल्यू को जब मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जी टेबल में जाके पढ़ूंगा ना तो मेरे प्रोबेबिलिटी टेबल से मुझे मिल जाएगी। तो अभी मेरा टास्क ये है कि मैं आपको ये सिखा दूं कि z की वैल्यू से प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है, z की वैल्यू से प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है। तो पहले तो आपने x को z में कन्वर्ट किया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन, एंड वंस यू हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ z, द वैल्यू ऑफ z विल बी यूज्ड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब अगर लेस देन इक्वल्स टू है तो क्या, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो क्या, ये अभी हम नहीं सीख रहे, अभी हम सिर्फ z की वैल्यू पढ़ना सीख रहे हैं। अच्छा, कभी z की वैल्यू नेगेटिव भी होती है, बट हमारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है ना उसमें z की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव ही है। और आपको पता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z जो है ना वो 2.999, मतलब 2.999 से ज्यादा हम पढ़ नहीं सकते। हालांकि z की वैल्यू 3 से बड़ी भी हो सकती है, -3 से छोटी भी हो सकती है, बट मेरी अजम्पशन यही है कि z की वैल्यू -3 से 3 के दरमियान होगी। मैं इसी अजम्पशन पे S1 के सिलेबस में काम करूंगा। वजह यह है कि उसने 2.999 से ज्यादा पढ़ने की इजाजत ही नहीं दी, तो इसलिए उसकी अजम्पशन के मुताबिक मोस्टली z की वैल्यू -3 से 3 के दरमियान ही होगी।
लेकिन हम तो टेबल में नेगेटिव भी नहीं पढ़ेंगे, हम तो टेबल से खाली पॉजिटिव भी पढ़ेंगे। तो जेड की वैल्यू कभी नेगेटिव होगी या इनइक्वालिटी का साइन कुछ और होगा, तो फिर क्या करना होगा ये बात हम सीखेंगे। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि जब आपने एक्स जेड में कन्वर्ट कर लिया तो जेड की जो वैल्यू आ गई उसको आपने टेबल में जाके पढ़ना है, और जब पढ़ेंगे तो आपको प्रोबेबिलिटी का पता चल जाएगा। अच्छा, ये बात भी मैंने लिख दी है कि जब जेड की वैल्यू नॉन एग्जैक्ट हो, तो नॉन एग्जैक्ट वैल्यू को जब आप राउंड ऑफ करते हैं तो आपको कितने डेसिमल प्लेसेस में राउंड ऑफ करनी है? 3 डेसिमल प्लेसेस में राउंड ऑफ करनी है। द वैल्यू ऑफ जेड विल ऑलवेज बी राउंडेड ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेसेस। जी बिल्कुल, मैंने कहा ना जेड टेबल एग्जाम में गिवन होता है फॉर्मूला शीट। जी बिल्कुल बिल्कुल गिवन होता है, मैंने पहले भी ये बात कही थी, मैं फिर आपको इसके बगैर हो नहीं सकता ना, याद तो कर नहीं सकते आप, इतना बड़ा टेबल सही है, तो गिवन होता है, उसको पढ़ना सीखना है। तो z की जो वैल्यू है वो 3 डेसिमल प्लेसेस में मैक्सिमम पढ़ी जा सकती है जी टेबल से, इससे ज्यादा पढ़ने की गुंजाइश नहीं है, तो फिर इससे ज्यादा वैल्यू लेकर करना क्या है? तो इसीलिए आप z की वैल्यू, मैं आपको ये भी बताते चलूं कि z की वैल्यू के थ्रू प्रोबेबिलिटी कैलकुलेटर से भी निकलती है। z की वैल्यू से प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी से z की वैल्यू, ये दोनों चीजें हमारे सिलेबस का पार्ट है। मैं आपको दूसरी वाली चीज भी बाद में बताऊंगा, अभी हम z से प्रोबेबिलिटी निकालना सीख रहे हैं, बाद में हम प्रोबेबिलिटी से z निकालना भी सीखेंगे। 3SF नहीं, 3DP। 3SF is 3 significant figures, but over here I've written 3 decimal places। सही है, डेसिमल के बाद 3 फिगर्स, क्योंकि 1.252 ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यू है, बट हम इसको डेसिमल प्लेसेस में 3 डेसिमल प्लेस मानेंगे। 1.252 अगर आएगा तो वी आर गोइंग टू टेक दिस, आगे के इग्नोर कर देंगे। मैं कह रहा था कैलकुलेटर से भी काम होता है, जो जदीद कैलकुलेटर है कैसियो क्लासेस वगैरह, उसमें तो प्रोबेबिलिटी से जेड भी निकल जाता है, बट आई नेवर रिकमेंड यूजिंग अ कैलकुलेटर, क्योंकि कैलकुलेटर बहुत एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके देता है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल से भी ज्यादा एग्जैक्ट हो जाती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में राउंडेड ऑफ होती है प्रोबेबिलिटीज। तो हम जो है बाजों का ऐसा होता है कि मार्किंग स्कीम में जो आंसर होता है उससे हमारा मैच नहीं हो रहा होता, कम होता है, ये हमेशा नहीं होता, लेकिन कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा हमें क्या पता। तो भाई क्यों दिया है उसने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल? इससे थोड़ी दिया कि आप कैलकुलेटर से काम करो। तो कैलकुलेटर से आना एक अलग स्किल है, चेक करने के लिए अगर आप कभी चेक करना चाहें कर सकते हैं, बल्कि आप गूगल करेंगे तो आपको आपके मॉडल के मुताबिक ये भी पता चल जाएगा कि उससे कैसे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये टास्क तो आप गूगल भी कर सकते हैं, बट हमें, मैं रिकमेंड क्यों ही नहीं कर रहा, तो मैं इस बात को सिखाने भी नहीं वाला, और हर अलग मॉडल में अलग तरीके का आ रहा है तो इसमें टाइम भी हमारा लगेगा, और मकसद नहीं है इसका। तो ये चीज़ आप गूगल से अपने मॉडल के मुताबिक कर सकते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा टेबल का इस्तेमाल, क्योंकि उसने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जी टेबल दिया हुआ है, जेड टेबल को इस्तेमाल करना सीखना है। जेड टेबल से जेड की वैल्यू दी हुई हो तो प्रोबेबिलिटी आती है, प्रोबेबिलिटी दी हुई हो तो जेड की वैल्यू आती है। दोनों चीजें हमें सीखनी है। अभी हम जेड की वैल्यू से प्रोबेबिलिटी निकालना सीख रहे हैं। जेड की वैल्यू जब भी राउंड ऑफ करने की जरूरत पड़ेगी आप 3 डेसिमल प्लेसेस में राउंड ऑफ करेंगे, ये बात मैंने मेंशन कर दी। अब जरा जेड टेबल पे आ जाते हैं। याद रखें ये जो पूरा आपको नजर आ रहा है ना, ये सब कुछ ये प्रोबेबिलिटीज है। क्या है ये प्रोबेबिलिटीज है। और ये जो साइड पे आपको नजर आ रही है ना, ये जेड की वैल्यूज हैं 1 डेसिमल प्लेस। ये 1 DP वाली वैल्यूज है। ये जो आपको नजर आ रही है ना ये वाली, ये जेड की सेकंड डेसिमल प्लेस है, ये सेकंड डेसिमल प्लेस वैल्यू है। और ये जो वैल्यूज नजर आ रही है ना ऐड कॉलम में, ये थर्ड डेसिमल प्लेस वैल्यू है। अब मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगा तो आपको बात समझ आ जाएगी। मिसाल है, अभी हमें कहा जा रहा था कि आप 1.25 को पढ़ें, तो ये तो है ही 2 डेसिमल प्लेस वैल्यू। तो ये पहले हम पढ़ लेते हैं 1.25। जेड की वैल्यू है 1.25, तो पहले आप इस लाइन में 1.2 पे हैं। अच्छा, आप देखिएगा, थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ, 1.2 पे आ गया। 1.20, 1.2 होता ना, खाली 1.2 1 डेसिमल प्लेस होता, तो आप 1.20 वाला पढ़ते, जीरो के नीचे वाला पढ़ते, जीरो के कॉलम में आ जाते आप। 1.2 जेड की वैल्यू अगर 1.2 होती तो फिर आपको प्रोबेबिलिटी देनी होती 0.8849। अच्छा, अगर वैल्यू है 1.21 तो 0.8869, 1.22 तो 0.8888, 1.23 है जेड की वैल्यू तो 0.8907 आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इस केस में क्योंकि मैंने आपको कहा था 1.25, यहाँ से 5 आ जाए, 5 के नीचे आ जाए, ये वाला 1.25,
5 से वर्टिकली नीचे आ जाएं और 1.2 से हॉरिजॉन्टली राइट चले जाएं, डाउन एंड फ्रॉम हियर राइट। 0.8944, ये आपकी 1.25 जेड की वैल्यू पर ये प्रोबेबिलिटी है 0.8944। जेड की कोई वैल्यू जब पढ़ते हैं ना, जब जेड की कोई वैल्यू हम पढ़ते हैं ना, तो हमेशा हमें बड़े वाले रीजन की प्रोबेबिलिटी पता चलती है, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो बड़े रीजन की प्रोबेबिलिटी का मतलब वो रीजन जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 से ज्यादा हो। तो हमेशा हमें 0.5 से ज्यादा वाली पता चलती है, सही है। हमेशा मुझे 0.5 से ज्यादा वाली प्रोबेबिलिटी पता चलती है, क्योंकि आप देखिए यहाँ जेड टेबल में प्रोबेबिलिटी शुरू ही 0.5 से हुई है। जेड टेबल में प्रोबेबिलिटी की शुरुआत ही 0.5000 से हुई, इसके बाद 0.5 से बड़ी ही है। तो हमेशा हमें जेड की वैल्यू पे जब, ये मैं आपको और वजाहत के साथ अभी डायग्राम बना के बताऊंगा, छोटा रीजन बड़ा रीजन, लेकिन आप ध्यान में रखें कि हमेशा जेड की वैल्यू जब हम पढ़ते हैं तो हमें बड़े रीजन की प्रोबेबिलिटी पता चलती है। बिगर रीजन वो होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 से ज्यादा हो, जो मैं आपको समझाऊंगा उसके मुताबिक, और स्मॉल रीजन वो होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 से कम हो। तो अगर मुझे बिगर रीजन की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो मैं टेबल में आके जब रीड करता हूँ तो टेबल मुझे हमेशा जेड टेबल हमेशा मुझे बड़े रीजन की प्रोबेबिलिटी बताता है। और अगर मुझे छोटे रीजन की निकालनी होगी तो मैं इसी प्रोबेबिलिटी को 1 से माइनस कर दूँ। बट वहां पर क्योंकि z लेस देन इक्वल टू 1.25 है, वो बड़ा रीजन है। वो कैसे बड़ा रीजन है ये मैं आपको वजाहत के साथ बताता हूँ, अभी कंफ्यूज ना हो, अभी कल एक पढ़ना सीख लें। तो 1.25, 1.25 पे क्या आ गया भाई, 0.8944। अच्छा मिसाल है z की वैल्यू 1.25 ना होती, z की वैल्यू होती 1.254, तो क्या करते? 1.254 होती तो आप क्या करते पता है, 1.25 वाली वैल्यू पढ़ के रीड कर लेते आप और लिख देते 0.8944। आप लिखते 0.8944। आप क्या करते, आपने पहले दो डेसिमल प्लेस वाली वैल्यू पढ़ के आपने प्रोबेबिलिटी नोट कर। अभी जो थर्ड डेसिमल प्लेस है 4, इसका क्या करें? इसके लिए आप ये करेंगे कि आखिरी वाला जो कॉलम नजर आ रहा है ना ऐड, इस वाले कॉलम में आ जाएंगे। तो 1.25 आपको नजर आ रहा है, 1.25, 1.25 के बाद ना आप इसी वाले रो के अंदर आगे आए, 4 के नीचे आ जाए, 4 के नीचे आ जाए, यहाँ आ जाए, ये वाला एलिमेंट पकड़ लें। ये थर्ड डेसिमल प्लेस है ना, ये 4 है। 4 के नीचे आ जाए, आपको पता चल जाएगा क्या नंबर है जो ऐड होना है। अच्छा ऐड होने का उसूल ये कहते हैं कि जो नंबर ऐड करना है ना गिवन प्रोबेबिलिटी में, उस नंबर को पहले 0.0001 से मल्टीप्लाई करो और फिर जो आंसर आए ना उसको ऐड कर दो। तो 0.0001 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 को तो 0.0007 हो जाएगा। तो 0.0007 को 0.8944 में ऐड करो। अच्छा इसका शॉर्टकट क्या है पता है? शॉर्टकट ये है कि आपको इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, ये जो नंबर आपके पास आया ना इसको आखिरी दो डिजिट्स में आप ऐड कर दें, बात खत्म। क्योंकि ये नंबर 2 डिजिट से ज्यादा है ही नहीं, 14 भी है तो आखिरी दो डिजिट्स में ऐड कर दें। जब मल्टीप्लाई बट 0.0001 करेंगे तो भी तो ये इफेक्ट है। 7 को जब आपने 0.0001 से मल्टीप्लाई किया 0.007 आ गया। 0.007 को जब आपने ऐड किया तो 4 में ही तो 7 ऐड हो रहा है। तो ये काम आप बगैर मल्टीप्लाई किए क्यों नहीं कर सकते? कौन सा आपको वर्किंग किसी को दिखानी, आपको तो प्रोबेबिलिटी देनी। लेकिन उसूलन जो किताबों में लिखा हुआ है, जो मेथोडोलॉजी है वो ये है कि आप 0.001 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये 7 आ रहा है, लिहाजा आखिरी डिजिट में 7 को ऐड कर दें। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.0007 हो जाएगा। बट मैंने कहा था मल्टीप्लाई किए बगैर भी कर सकते हैं। तो डायरेक्टली आप 0.8944 में जो आखिरी दो डिजिट्स हैं 44, उसमें 7 को ऐड कर दीजिए। तो 44 में जब 7 ऐड करेंगे तो 44 प्लस 7 हो जाएगा 51। लिहाजा z इक्वल्स टू 1.254 के केस में आपकी जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी दैट इज गोइंग टू बी 0.8951, 8951। 0.8944 को 0.0007 से ऐड किया तो 0.8951 आ गया। तो z अगर 1.254 है, 3 डेसिमल प्लेस में मैक्सिमम रीडिंग आ सकती है, तो प्रोबेबिलिटी होगी 0.8951। सही है। अच्छा अब मैं एक टेस्टिंग कर लेता हूँ, क्या आपको समझ में आई है बात या नहीं। 2.547 ये वैल्यू है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपने टेबल से निकालनी। अच्छा ये टेबल आपके आपकी बुक्स में भी अटैच्ड है, अगर आपके पास है तो
सही है, वरना आप यहाँ से रीड कर लें और रीड करके अपना आंसर पोस्ट करें। तो मैं देखता हूँ आपके आंसर्स क्या हैं। सब ने आंसर पोस्ट करना है कि जेड अगर 2.547 है तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी। अगर आप ये बता सकते हैं सही तो इसका मतलब आपको समझ आ गया। चलिए जी माशाल्लाह सब सक्सेसफुल हो गए, सबने सब सही आंसर दे दिया। 0.9946, शाबाश। 0.9946 कैसे? 2.5, 2.54, 4 के नीचे आए आप, 2.5 के राइट पर आ गए, आपने नोट किया 0.9945। फिर आप 7 वाले कॉलम में आए, और 7 वाला कॉलम जो है ये वाला है, यहाँ 1 आपने देखा और 1 को आपने एंड में ऐड कर दिया, 0.9946, शाबाश। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.9946। सही है जी। तो ये आपको समझ आ गया कैसे z की वैल्यू से प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। और ये भी पता चल गई बात कि z, जो हम z ग्राफ अभी देखेंगे, बेल ग्राफ, उसमें 2 रीजन होंगे, एक स्मॉलर और एक बिगर। Every z value divides the z graph, the bell graph, into 2 parts. One is the smaller part and one is the bigger part. And the normal distribution table always gives probability of bigger region. ये इस टेबल की वैल्यूज कैसे डिड्यूस हुई हैं ये तो अब जो है वो मैथमेटिशियंस ही बताएंगे, ये गूगल करके मुझे बताना बल्कि आप लोग। सही है, मैंने जानने की जस्तजू नहीं की कभी। मैंने कहा बस टेबल दिया हुआ है, पढ़ो और प्रोटीन निकालो। सही है। तो लिहाजा ये चीज कैसे डिड्यूस हुई ये इसका इल्म मुझे भी नहीं है, और मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की, जरूरत नहीं पड़ी। अलबत्ता ये अच्छा सवाल है जिसकी जस्तजू है वो गूगल करके निकाल के मुझे भी बताएं इंशाल्लाह। सही है जनाब। अच्छा, तो ये आपका जो है, यहाँ से हमें ये बात पता चल गई कि z की बेसिस पर, x की बेसिस पर z में कन्वर्ट करते हैं, और z की जो वैल्यू आती है उसको हम टेबल में रीड करते हैं और हमें बिगर रीजन की प्रोबेबिलिटी पता चल जाती है। और z की वैल्यू मैक्सिमम 3 डेसिमल प्लेसेस में होती है और हमें रीड करना आती है। तो मैंने ये लिखा हुआ है कि z लेस देन इक्वल टू 1.25 का आंसर आएगा 0.8944, जो हमने वहां से देखा था। अच्छा, अब जब मैं कब से रीजन्स की बात कर रहा हूँ, जब तक कि मैं ग्राफ्स की डिस्कशन ना करूं आपको नहीं समझ आए, तो मैं थोड़ी सी ग्राफ की डिस्कशन कर लेता हूँ यहाँ पर। Graphs of normal distribution and standard normal distribution. All normal distributions like the standard normal distribution are unimodal, that is having or involving one mode. ये बात याद रखें कि हर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूनिमॉडल है और इट इज परफेक्टली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन परफेक्टली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में हमने पढ़ा था कि कुछ डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड होती हैं और कुछ परफेक्टली सिमेट्रिकल होती हैं। जो परफेक्टली सिमेट्रिकल डाटा होता है ना, जो सिमेट्रिकल डाटा होता है ना, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज होती है। अब अगर
एक डाटा के लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सुटेबल मॉडल है, इसका मतलब वो डाटा परफेक्टली सिमेट्रिकल है। सिमेट्री की मिसाल क्या थी कि अगर मिसाल है मीडियन बीच में 50 है, तो 50 के राइट पे अगर 51, 52, 53 है, 50 के लेफ्ट पे भी 1 1 की फासले से वैल्यूज होंगी। बिल्कुल लेफ्ट पे जिस तरह से स्प्रेड आउट है उसी तरह राइट पर भी स्प्रेड आउट। परफेक्टली सिमेट्रिकल में जो है वो मीन मीडियन मोड बराबर भी होता है और एक ही मोड होता है उसका। So all normal distributions, like the standard normal distribution, are unimodal, that is having or involving one mode, and symmetrically distributed with a bell-shaped curve. हमेशा याद रखें इसका जो ग्राफ होता है ना वो बेल शेप्ड कर्व होता है। कर्व आपको नजर आएगा, इट इज अ बेल शेप। ये आपको नजर आएगा कि ये बेल शेप ग्राफ है, बेल होती है ना इस तरह की, the bell shaped curve. However, normal distribution can take on any value as its mean and standard deviation. भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स के वेरिएबल क्या है। कभी हजारों में वैल्यूज होती हैं, कभी हंड्रेड्स में होती हैं, कभी उससे भी कम होती हैं, तो वेरिएबल के मुताबिक होगा ना मीन और डेविएशन तो। लेकिन इन द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलवेज फिक्स्ड। ये बात भी हमने देखी कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो जेड था उसके अंदर मीन हमेशा 0 है और स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा 1। जबकि जो एक्स है, एक्स जब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसमें तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन बदलेंगे, बट जेड है स्टैंडर्डाइज होने के बाद कोई भी वेरिएबल हो एक्स, कोई भी वैल्यूज हो, हजारों में हो, थाउजेंड्स में हो, हंड्रेड्स में हो या उससे भी कम हो, स्टैंडर्डाइज करने के बाद मीन 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 आ जाएगा। एंड फॉर एनी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल नियरली ऑल द वैल्यूज लाई विद इन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन। मैंने आपको बताया था ना कि जो एक्स की वैल्यूज हैं वो कितने फासले पर हो सकती है मैक्सिमम, विद इन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन। विद इन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन क्या मतलब, मीन से 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस आगे या मीन से 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस पीछे। और मैंने कहा था जितने स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन होती है वही तो जेड की वैल्यू होती है। इसका मतलब जेड की वैल्यू होगी -3 से 3 के दरमियान। ये हमारी अजम्पशन है कि नियरली ऑल वैल्यूज लाई विद इन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन। जितने स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन होती है डेविएशन, मतलब जितनी स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर होती है डेविएशन, वही तो जेड की वैल्यू होती है, हमने सीखा था। तो इसलिए नियरली ऑल वैल्यूज लाई विद इन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन। इसका मतलब अगर मैं एक्स की बात करूं तो एक्स की वैल्यू मीन से 3 स्टैंडर्ड डेविएशन आगे या मीन से 3 स्टैंडर्ड डेविएशन पीछे और इनके दरमियान विद इन दिस रेंज लाई करेगी। अच्छा ये अजम्पशन है, मतलब म्यू +3 टाइम्स सिग्मा से ज्यादा भी हो सकती है, म्यू -3 टाइम्स सिग्मा से कम भी हो सकती है, बट मोस्टली ज्यादातर इसी के दरमियान लाई करती है। इसी अजम्पशन पे हमने S1 के अंदर पढ़ाई करनी है। तभी हम z की वैल्यू -3 से छोटी नहीं देखेंगे और 3 से बड़ी नहीं देखेंगे, -3 से 3 के दरमियान देखेंगे। For any normally distributed variable, nearly all the values lie within 3 standard deviations from the mean. Area under the graph represents probability and the total probability we know is 1. That is why total area under the bell-shaped curve is 1. In a perfectly symmetrical distribution, the mean, median and mode are all same. Perfectly symmetrical distribution में mean, median and mode सब बराबर होते हैं and वो हमेशा बीच में lie करते हैं। तो mean, median, mode will be equal perfectly symmetrical distribution में, और तमाम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो परफेक्टली सिमेट्रिकल डाटा को रिप्रेजेंट करती है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अब दो बातें हो गई। नंबर 1, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स को मॉडल करती है। एंड नंबर 2, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक और चीज मैंडेटरी है, वो ये डाटा सिमेट्रिकल होना चाहिए। डाटा सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल डाटा का मतलब जीरो स्क्यूनेस। एक होता है स्क्यूड डाटा, पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड। पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड का मतलब मैंने रिप्रेजेंटेशन और डाटा में बताया था। मैंने कहा था सिलेबस में तफसील से नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी मतलब बता दिया था। सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कहीं कहीं मार्किंग स्कीम में आंसर में होता है वो, तो मैंने कहा था बता दूं। लेकिन याद रखें जीरो स्क्यूनेस का मतलब होता है सिमेट्रिकल डाटा। सिमेट्रिकल डाटा का मतलब होता है स्क्यूनेस नहीं है, ना वो पॉजिटिवली स्क्यूड है ना वो नेगेटिवली स्क्यूड है, इट हैज अ जीरो स्क्यूनेस बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल। तो ये बेल शेप ग्राफ इस तरह से होता है। तो इसीलिए कभी आपको एक्स का ग्राफ बनाने को कहा जाए तो आप समझ जाएं कि जब भी बेल शेप ग्राफ बनता है तो बीच में हमेशा मीन आता है, और जो हाईएस्ट वैल्यू हम लेंगे वो म्यू +3 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे। क्योंकि क्या लिखा हुआ था, नियरली ऑल वैल्यूज लाई विद इन 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस फ्रॉम द मीन। मीन से 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस के फासले पर। इसका मतलब मीन +3 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी 3 स्टैंडर्ड डेविएशन का फासला है, और मीन में 3 स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस करेंगे तो ये भी 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर फासला। और क्योंकि विद इन लिखा हुआ है, विद इन का मतलब होता है इस हुदूद के अंदर अंदर, विद इन दिस। एक होता है मोर देन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन, इसका मतलब इससे आगे और इससे पीछे।
बट ये क्या लिखा हुआ है, विद इन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन, मतलब 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के फासले पर, उसके अंदर अंदर। इसकी तो एक यूजफुल समरी भी है जो आखिरी पेज पे मैंने आप नोट्स में लिखी हुई है, वो इंशाल्लाह टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन डिस्कस भी करेंगे इंशाल्लाह। तो मीन प्लस 3 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन माइनस 3 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसके अंदर अंदर, तो ये बेल शेप ग्राफ की मैक्सिमम लिमिट हो गई, ये मैक्सिमम लिमिट हो गई और ये मिनिमम हो गई। हालांकि प्रैक्टिकली इससे नीचे और इससे ऊपर जा सकते हैं, बट हमारी अजम्पशन यही रहेगी कि ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम। अच्छा, फिर मैंने ये बताया कि अगर x की वैल्यू म्यू प्लस 3 टाइम्स सिग्मा है तो z की वैल्यू 3 आएगी। ये तो आपको कॉन्सेप्चुअली z की डेफिनेशन में ही हमने सीख लिया था, बट फिर भी मैंने डराइव करके बताया कि जहां x की वैल्यू मीन होगी वहां z का आंसर 0 आएगा। तो इसलिए x की जगह जब मैंने मीन लिया तो मीन माइनस मीन अपॉन सिग्मा से 0 आ गया। दैट इज वाई z की वैल्यू जो हो गई वो 0 हो गई। जहां x के ग्राफ में बीच में मीन आ रहा है, z के ग्राफ में बीच में मीन की जगह 0 आ रहा है, क्योंकि z का जो मीन है वो आपको बताया था, z बिलोंग्स टू नॉमिनल, मीन 0 होता है, तो इसकी जगह 0 आ जाएगा, सेंटर्ड एट 0। अच्छा, और अगर हाईएस्ट वैल्यू मीन प्लस 3 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन है तो z की वैल्यू 3 आएगी। ये तो कॉन्सेप्चुअली हमने डेफिनेशन में पहले ही देख लिया था। तो मीन प्लस 3 टाइम्स सिग्मा अगर x की जगह ले लिया जाए और मीन की जगह मीन ले लिया जाए तो मीन और मीन कट जाएगा, 3 सिग्मा अपॉन सिग्मा हो जाएगा, और सिग्मा सिग्मा कटेगा तो 3 आ जाएगा, z की वैल्यू 3 हो जाएगी। यहाँ z की वैल्यू 3 आ जाएगी और यहाँ z की वैल्यू -3 आ जाएगी। तो हमारी एजम्पशन है कि z की वैल्यू 3 मैक्सिमम होगी और z की वैल्यू -3 मिनिमम होगी, ये हमारी एजम्पशन। इसकी बेसिस पर हमारा z का ग्राफ बन जाए। अच्छा, अब इसके बारे में मजीद गुफ्तगू जो है ना, मैं दोबारा से थोड़ा रिपीट भी करूंगा और मजीद गुफ्तगू नेक्स्ट क्लास में करूंगा इंशाल्लाह। अभी असर की जमात का टाइम हो रहा है और मैं मजीद टाइम निकाल नहीं सकता, तो मुझे बस एक्नॉलेजमेंट देने की यहाँ तक बात सबको क्लियर है, जितना मैंने समझाया है, जो बातें की हैं, अभी कुछ सवाल वगैरह करने की पोजीशन में नहीं है। जितना पढ़ाया बस उतना रिव्यू करके नेक्स्ट क्लास में आ जाइएगा, अपना पुराना काम पक्का करें, पुराने टॉपिक्स को रिव्यू करें, पक्का करें, ताकि जैसे ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सप्लेनेशन मुकम्मल हो आप ईयरली करने पे कूद जाए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद आप डायरेक्ट ईयरली शुरू करेंगे, डायरेक्ट ईयरली शुरू करेंगे, नोट डाउन माय वर्ड्स। तो प्लीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा से लेकर परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, बाइनोमियल, ज्योमेट्रिक पक्का कर लें, सारे सवाल मुकम्मल कर लें, यहाँ तक हर चीज को रिव्यू कर लें, ताकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सप्लेनेशन के बाद आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के सवालात करें टॉपिकल, और जैसे ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के सवालात मुकम्मल हो जाएं आप फौरन ईयरली पे पूछ सकते। सही है? तो मुझे बताएं यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? चले अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक मामला क्लियर है। मैंने कुछ ज्यादा चीजें बताई नहीं है, चीजें बहुत कम बताई हैं, थोड़ा सा इनको दोहराऊंगा और फिर यहाँ से एक्सप्लेनेशन को मजीद आगे लेके जाऊंगा। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम तवील गुफ्तगू करते हैं इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।